नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सदमे में है क्योंकि भारत के ऑपरेशन त्रिशूल ने उसकी नींद उड़ाकर रख दी है। पड़ोसी मुल्क को डर है कि कहीं फिर से हालात बालाकोट जैसे ना हो जाए, जहां भारत ने आतंक के अड्डों को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। भारतीय एजेंसीज चौकन्नी हैं, बॉर्डर पर मूवमेंट्स बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान जानता है ऑपरेशन त्रिशूल अगर चला तो फिर उसके पास में बचने की कोई राह नहीं होगी। भारत शांत है लेकिन तैयार है, और यही बात पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो भारत एक्शन में है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान में खौफ का माहौल साफ तौर से नजर आता है। जी हां, पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुख अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी लगातार सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट्स ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को अब डर सताता है कहीं भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक ना कर दे। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने जिस तेजी से आतंकी नेटवर्क की परतें खोली, उसके बाद में पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंक अगर फैलाया तो जवाब भी बखूबी मिलेगा। और इस बार जवाब शब्दों में तो नजर नहीं आएगा, ये कहा जा सकता है जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन में। भारत के तेवर देखकर अब आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जब भारत जागता है तो पाकिस्तान कांप उठता है, हम ये सभी जानते हैं। अब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो उससे पाकिस्तान खौफजदा है, पाकिस्तान में जमकर खौफ नजर आता है। इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंगें हो रही हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आपात बैठक बुला रहे हैं, राष्ट्रपति जरदारी और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है, नोटैम जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को डर है कहीं भारत फिर से कोई एक्शन ना ले ले। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का तो खौफ वो पहले ही देख चुके हैं। अब वही खौफ एक बार फिर से पाकिस्तान और इनके हुक्मरानों की आंखों के सामने बार बार आते हैं, क्योंकि हर बार जब भारत ने जवाब दिया तो आतंक की जड़ें तक हिल गई। पहली वजह भारत का कड़ा रुख। इस बार भारत ने साफ कर दिया कि धमाका कहीं पर भी हो, जवाब वहीं से मिलेगा जहां से साजिश रची गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में भारत ने अपनी एजेंसीज को पूरी तरह से अब फ्री हैंड दे दिया है। आईबी, एनआईए, रॉ अब एक एक कड़ी को जोड़ रही है और पाकिस्तान में डर की लकीरें और भी ज्यादा इसी के साथ गहरी होती जा रही है। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए, भारत फिर हमला ना कर दे। पाकिस्तान को डर है, पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई दोबारा ना कर दे। वहां की तमाम खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने बॉर्डर के पास में स्ट्राइक स्क्वाड और फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। यानी अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो जवाब तो करारा मिलेगा और वो पूरी तरह से तय नजर आता है। अब आइए तीसरी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी वजह पाकिस्तान में खौफ की है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार एक्टिव है और यही वो मिशन है जिसने आतंक के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में हाल ही में उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया। इस पूरे ऑपरेशन की वजह से कई मॉड्यूल्स पकड़े गए और अब पाकिस्तान को डर है कि ये ऑपरेशन उसकी धरती तक पहुंच सकता है एक बार फिर। चौथी बड़ी वजह पहलगाम जैसा बदला। पाकिस्तान के रोंगटे इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत ने जब जब चोट खाई तब तब पहलगाम, उरी, बालाकोट जैसे जवाब दिए और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि दिल्ली धमाके के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। पांचवी वजह भी जान लीजिए, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ टेरर। ये बात पहले ही स्पष्ट कही जा चुकी है भारत की तरफ से और खासतौर से दिल्ली हमले को तो अब हाल ही में जो बैठक हुई उसमें आतंकी हमला भी एक तरह से माना जा चुका है। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं जिसे आप बखूबी समझेंगे। दरअसल 20 से 27 अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर के नौगाम में आपत्तिजनक पोस्टर्स पर देश विरोधी बातें लिखी जाती हैं। पोस्टर्स के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया
और पहले ये श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था और इसके बाद में ये नौगाम की एक मस्जिद में इमाम बन गया। समझिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में बड़ी भूमिका इस इमाम की नजर आई। अब 5 नवंबर उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जिसका नाम था डॉक्टर आदिल। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 बरामद की गई। 8 नवंबर को हरियाणा फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुसम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी अगली तारीख आती है 9 नवंबर को, जब हरियाणा में ही फरीदाबाद के धौज गांव से विस्फोटक की ये कहा जाए बरामदगी होती है और बड़ी मात्रा में। अल फलाह मस्जिद इमाम का नाम इस दौरान सामने आता है, इमाम मोहम्मद इश्तियाक, और उसके घर पर जब यहां पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंचती है तो वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद होता है। छापेमारी में जो दूसरे ठिकानों पर कार्रवाई होती है तो इस दौरान 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक की बरामदगी होती है। अब 9 से 10 नवंबर को पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा भी था। लगातार जब छापामारी हुई तो लगातार इस छापेमारी के बाद में डॉक्टर उमर वहां से फरार हो जाता है। 10 नवंबर का दिन आता है, राजधानी दिल्ली में उमर विस्फोटक भरी कार के साथ में घूमता रहा और शाम 6:52 पर उमर, जिसे डॉक्टर उमर कहा जाता है, डॉक्टर उमर की कार में जोरदार धमाका हो जाता है। और अब इसी क्रोनोलॉजी से पाकिस्तान डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत के धैर्य की भी एक सीमा है और जब भारत एक्शन में आता है तो आतंकिस्तान की नींव पूरी तरह से हिलकर रख जाती है। भारत अब बोलता नहीं, सीधे वार करता है। इस पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान अब सख्ते में है, लगातार बैठकें हो रही हैं और सीमाओं पर भी यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान, ये कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि जवाब मिलेगा और बखूबी मिलेगा। करेंगे चर्चा अलग अलग पहलुओं पर। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ा है, आपको सीधे उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल JS सोडी जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत JS सोडी जी आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका जहां पर होता है वही बहुत ज्यादा छटपटाता है। पाकिस्तान में नो टाइम जारी होना, पाकिस्तान में एक एक करके जो बड़ी हाई सिक्योरिटी मीटिंग्स होना, क्या ये इसी को दर्शा रहा है? अब जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। दिसंबर 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है और जिसकी अध्यक्षता तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। इस मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। और तीसरा, भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन देगा। 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने एक मिलिट्री कू में सत्ता संभाली तो इसे एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन के नाम पे बनाया गया, जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, जो आज तक पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पाकिस्तान के नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अफसरों को पढ़ाई जाती है। पहली बार इन्होंने इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया पंजाब में, जब आतंकवाद 15 साल चला, 1980 से 1995, और फिर 1989 के एंड से लेकर अब तक 36 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। तो पाकिस्तान का छटपटाना, पाकिस्तान का नर्वस होना, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को शुरू किया है। पाकिस्तान ने ही अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत भारत में इतनी अशांति फैलाई है। तो अगर चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सही मुहावरा इस्तेमाल किया, ये सबसे सटीक पाकिस्तान पे ही बैठता है। ठीक है, ठीक है। मैं यही सवाल लेकर दिनेश नैन जी का रुख करना चाह रही हूँ। दिनेश जी, आज भारत में भी जब ये बैठकें होती हैं तो इस दौरान इस पूरे धमाके को सीधे सीधे ये तो स्पष्ट कर दिया गया कि ये आतंकी घटना थी
और हालांकि क्योंकि ऐसे तमाम पहलू और ऐसे तमाम बड़े सबूत मिले होंगे उसके बाद में, इसीलिए आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया, पहले ही वो झलक नजर आ रही थी। अब इससे आतंकी घटना घोषित किया जाना, इसके बाद के एक्शंस किस रूप में नजर आते हैं? देखिए ना, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग अभी खत्म हुई थी कुछ देर पहले, आपने सही कहा कि उसके अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो दिल्ली की घटना है वो एक आतंकवादी घटना है। दूसरा, उसके ऊपर बड़ी सीरियसनेस के साथ प्रोफेशनल तरीके से उसकी जांच जो है आगे करने के आदेश दे दिए गए हैं। और तीसरा, ये भी कह दिया गया कि इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बेसिकली 3 पॉइंटर हैं जो निकल के आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस सवाल के ऊपर कि अगर ये आतंकवादी घटना बोल दिया गया है तो हम लोग आगे क्या करेंगे। देखिए, भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोकतांत्रिक देश है। डेफिनेटली हम लोग पहले अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, और अगर इसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी हाथ पाया गया तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर 2 पार्ट होगा ही होगा, और भारतीय सेना और भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो अपना रोल निभाएंगी। तीसरा, मेरा ये भी मानना है कि देखो ना, ये अगर हम ये कह के चले कि पाकिस्तान ने ये जो सब कुछ हुआ अभी, ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ, ये अभी के अभी इन्होंने प्लान किया हुआ था, नहीं। 3-4 साल पहले भावलपुर के अंदर पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद है, जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद है, मसूद अजहर इसका लीडर है, इन लोगों ने एक लेडीज विंग खड़ी की थी आईएसआईएस के तर्ज पे, बोको हराम के तर्ज पे, भावलपुर के अंदर, और मरकज बनाया था उसका, यानी हेडक्वार्टर बनाया था, नाम था ओस्मान ओ अली। उसमें जमात उल मुनीमात के नाम से इस संगठन को खड़ा करना था। अच्छा। और जब अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मरकज सुभान अल्लाह था इसका, जैश ए मोहम्मद का, भावलपुर में जब उसको अटैक किया गया, तो उसके अंदर से जो मसूद अजहर की बहन है, सादिया अजहर, उसके जो घर वाला है वो मारा गया। अब ये सादिया अजहर ही इस जमात उल मुनीमात की पहले से लीडर बनी हुई है। इसकी छोटी बहन जो है, सादिया से छोटी बहन जो है मसूद अजहर की, वो भी इसके साथ में है। और इन लोगों का टारगेट यही था। हमें अब मालूम चला है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को ये लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दिनेश, परंतु लेटेस्ट सिचुएशन ये हुई, व्हाइट कॉलर टेररिज्म तो पिछले काफी वक्त से, खासतौर से आईएसआईएस का तो एक तरह से मॉड्यूल ही होता था। केरल या फिर दक्षिण भारत के कई इलाकों से हमने देखा कि कभी कोई आईटी इंजीनियर को पकड़ा जाता है, कोई रिसर्चर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई एमबीए कर रहा है, या कोई ऐसा पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ये तो बड़ा गंभीर हो गया है अब चिन्हित करने के लिए। डेफिनेटली देखो ना, हमारी पॉलिसी मेकर्स को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अब इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पहले हम लोग देखते थे कि ज्यादातर आतंकवादी या तो मदरसों से पढ़े हुए थे या कम पढ़े हुए थे, गरीब तबके से आते थे, गरीब घरों से आ रहे थे, पैसे के लालच में आ रहे थे। अब और ये जो मैं आपको बता रहा था कि मरकज जो इनका भावलपुर का, अब वो शिफ्ट कर दिया आईएसआई जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसकी, पाकिस्तान की आर्मी की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके गए। यही नहीं, दूसरा विंग जो आपने पकड़ा है अहमदाबाद के अंदर, डॉक्टर सईद वाला, जो कि अरंडी के बीजों से जहर बना रहा था प्रसाद में मिलाने के लिए या पानी में मिलाने के लिए, है ना, वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस का। ये नंगरहार जो जिला है अफगानिस्तान का, उसके अंदर बेस्ड है। और लश्कर तैयबा के मसूद अजहर का जो लीडर है हाफिज सईद, उसके लोगों के संपर्क, खासकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के जो फिनेंसेस हैं, जो पैसों का लेन देन है, वो इसके लोग देखा करते थे, अब से नहीं, 4-5 साल से। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ ना कि कुछ पिछले महीने ही इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के जो मेंगल हैं उनकी, और ओस्मान जो है इसका लश्कर तैयबा का, इसकी आईएसआई ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग कराई और इनके वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कोशिश की है। परंतु मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके कारण अभी ये हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीजें निकल के आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर शाहीन की क्यों ना देखें आप, शाहीन सईद जो है, वो 3 साल से, पिछले 2 साल से लगातार वो पुलवामा जा रही थी मुजफ्फर के पास।
तो ये सब चीज जो चल रही थी ये अभी की नहीं है, ये 3-4 साल पुरानी है। परंतु 31 अक्टूबर के आसपास जब इन लोगों ने पोस्टर लगाए उस इलाके के अंदर जैश ए मोहम्मद की, और जब सिक्योरिटी एजेंसीज एक्शन में आई, तो वहां पे जब ये आपका इमाम पकड़ा गया जिसके बारे में आप बता रही थी, उससे ये सूत्र निकल के आए, और फिर वहां पे डॉक्टर आदिल जो है सहारनपुर का वो पकड़ा गया, मुजम्मिल और उमार जो इसके नाम आए, लेकिन यही तो क्रोनोलॉजी बड़ी गंभीर हो जाती है ना दिनेशवन, यही तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने लंबे वक्त से विस्फोटक इकट्ठा करना, बरामद की होना, कोई बड़ी साजिशों को अंजाम देना। लेकिन एक और बात मैं जरूर यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी, मैं आगे बढ़ूं, अपने दोबारा लौटती हूँ, मैं अनुराग का रुख करूं, लेकिन निपुण जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ जल्दी से इस बात को लेकर। खासतौर से निपुण जी, पिछले कुछ वक्त से अब ऐसे धमाके या फिर ऐसी परिस्थितियों में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसके साथ में खड़ा है, खासतौर से विदेशी ताकतों के तौर पे भी। अब बात अगर मैं तुर्की की करती हूँ या अमेरिका जैसी ताकतों की बात करती हूँ, इस पूरे धमाके के बाद में एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाने लगा तुर्की की तरफ से, जो जवाब आता है। और बार बार कई रिपोर्ट्स ये कही जाती है कि अगर पाकिस्तान इस रूप में अगर बड़ा एक्टिव है, धमाकों को अंजाम दे रहा है, तो पाकिस्तान की खुद की स्थिति नहीं है, बैक सपोर्ट। तो क्या ये अपने आप में अब जजमेंट और एक्शन लेने वाली बात है, ये तय करना कि कौन अब हमारा है और कौन नहीं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा नैना जी। और आप थोड़ा सा अफगानिस्तान की भी अगर न्यूज आर्टिकल्स को देखें तो अफगानिस्तान ने तो ये तक लिखा है, कई आर्टिकल्स मैं देख रहा था अफगानिस्तान की, कि पाकिस्तान ने जैसे भारत के दिल्ली में धमाके हुए, अगले दिन खुद पाकिस्तान ने अपने आप ही धमाके करा लिए, ताकि वो ये डिक्लेयर करे, ये दिखाए कि मैं खुद ही क्या हूँ, विक्टिम हूँ। तो ये भी आपको कॉपी कर लिया, एज इट इज कॉपी किया। हाँ, मतलब ये उनमें ये बात उनका, मैं कई आर्टिकल 3-4 आर्टिकल में देखा अफगानिस्तान के, वहां पर ये बात छपी थी। तो ये बात निश्चित है कि जो आप कह रही हैं कि इस प्रकार का जब भी एक स्ट्रगल होता है किसी दो देशों के बीच में, तो इस प्रकार का एक स्टैंड लिया जाता है हर देश के द्वारा। अब तुर्की की जो बात है वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपका क्या पाकिस्तान को बैक करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपको याद होगा, ओपनली टर्की एक ऐसा देश था इस्लामिक कंट्रीज में जो खुलकर क्या था, पाकिस्तान के साथ में था। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान लगातार अपनी जो बैक एंड लेने की बात करेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका के थ्रू भी। और मैं बाबर एक बात को इंगित कर रहा हूँ कि इधर पाकिस्तान के अंदर 27 अमेंडमेंट होता है, मुनीर को एसडीएफ बनाया जाता है, और इधर ये धमाके होते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ खुद प्रेसिडेंट बनता है और वहां पर पावर को अपने हाथ में पूरा कैचअप करता है, इनके तानाशाह बनता है, तब भी हमारे यहाँ पर क्या था, पार्लियामेंट्री अटैक होना और भी बहुत सारे अटैकों की एक श्रृंखला हमारे यहाँ पर देखने को मिली थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुनीर का जो काम रहेगा, स्टैंड रहेगा कि भारत को अंदरूनी समस्याओं में उलझाने का प्रयास करो, इस प्रकार की टेरर एक्टिविटी में उलझाने का प्रयास करो, ताकि जो अफगानिस्तान की ओर से हम पर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रिलीज कर सकें। वो अपने देश को बचाने के लिए भारत के ऊपर क्या करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराएंगे, और जिसमें बैकएंड सपोर्ट टर्की जैसे देश जो है पाकिस्तान को देने वाले हैं। और जब अभी हम बात कहते हैं कि अभी मैं सुन रहा था कर्नल साहब को भी और सोडी साहब को भी, दोनों ने इतना अच्छा खूबसूरत विश्लेषण किया कि पाकिस्तान का जो ये पूरा जो नया तरीका का वो दिख रहा है। एक थोड़ा सा मैं तुलना कर दूं, 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था 2001 का अमेरिका में, तो वहां पर एक बात हमने देखी कि जो हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कह रहे हैं, व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म देख रहे हैं, तो जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला। वहां भी इसी प्रकार के डॉक्टर इंजीनियर, जिसको हमने देखा कि अमेरिका ने बाद में उनके स्लीपर सेल्स के जो हेड्स को उनको टारगेट किया, उनको हिट किया, हिट करने के बाद पूरा स्लीपर सेल्स को क्या कंट्रोल किया। आज आप जो भारत के अंदर देख रहे हैं, आप सोचिए 2-3 साल तक कोई महिला इस प्रकार से इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद जंगे कमरे किराए पर ले लेकर उनको जो एक्सपोज उनको रखा जाता है। तो इसके बाद समझिए कि वो कितने तरीके से काम कर रही होंगी और लोगों के बीच में रहते हुए। तो मैं समझता हूं कि भारत में एक नए तरह का खतरा प्रवेश कर चुका है, जिसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि सिटीजन्स को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जिस प्रकार अमेरिका में हमने देखा कि वहां के नागरिक सरकार के साथ हुए और उन्होंने इन्फॉर्म किया,
तो बहुत नहीं, सारी लेकिन बातें इसमें जुड़ती निपुण हैं। जी, ऐसे तो फिर अगर नागरिकों की अगर बात आती है तो ऐसे तो मॉरल पुलिसिंग भारत में हमेशा से बड़ा घातक हो जाता है। हम सभी देखते हैं वो लोग बड़ा अपना पेशेंस को खो देते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग जी। अब वही बात जो चिंता यहाँ पर अभी निपुण जी भी जता रहे थे कि ये तो अपने आप में इस तरह के स्लीपर सेल्स व्हाइट कॉलर टेररिज्म से या फिर ये जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उसको चिन्हित करना बड़ा चैलेंजिंग है। आपको लगता है कि इसको, इस पूरे फॉर्मेट को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। एक बहुत बड़ा तबका है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और अगर आप पिछले 30 साल से देखें तो हमें उसी कम्युनिटी से आतंकवादी आते हुए मिल रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा उसकी पढ़ाई लिखाई में ऐसा है, कि उनके जज्बे में क्या है, कि क्या है कि वो अपने ही देश में जहां खाते हैं, जहां जीते हैं, जहां रहते हैं, वहीं पे अटैक करके वहीं पे लोगों को मारते हैं। अगर हम देखें इस देश ने उनको क्या नहीं दिया, हर चीज दिया, खाने को दिया, रहने को दिया, अच्छी इज्जत दी, अच्छे जॉब दिए, सब कुछ देने के बाद वजीफे में पढ़ रहे हैं ये लोग, जितने डॉक्टर बने। अगर आप इनके देखें तो इनकी हमने स्कॉलरशिप भी लगा के रखी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिमाग में ऐसा एक क्या रिपोर्ट जहर में भरा ये भी पड़ा पढ़ है। रही थी कि पिछले कुछ वक्त में डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कॉलेजेस में भी संख्या बहुत बढ़ गई है।